हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएम राणा आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनाने के क्या कारण थे, तो हम देखते हैं। ये देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बना, और इससे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई थी सरकार, ब्रिटिश सरकार, वो था 1773 में। तो ऐसा क्या कारण रहा कि 11 वर्षों के बाद 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट बनाना पड़ा। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था कंपनी को कार्य को रेगुलेट करने के लिए, तो वो विश्व में ऐसा पहली बार था कि किसी देश ने अपने उपनिवेश के लिए कोई ऐसा संविधान, ऐसे नियम कायदे बनाए थे जिससे वो अपने उपनिवेश में प्रशासन को संचालित कर सके। तो प्रथम बार ऐसा वर्ल्ड में था। तो ऐसा नियम कायदे बनाए, तो उसमें त्रुटि होना स्वाभाविक था, क्योंकि ये प्रथम बार ब्रिटिश सरकार के लिए प्रथम बार था, किसी भी देश के लिए। तो उसमें त्रुटि होना स्वाभाविक था, और एक रेगुलेटिंग एक थोड़ा सा जल्दीबाजी में बना था, जिससे काफ़ी त्रुटियाँ उसमें रह गई। तो एक तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए पिट्स का इंडिया एक्ट बना, और फिर अब आप देखिए कि 11 वर्षों बाद उनको याद आया कि पिट्स की इसकी त्रुटियां दूर करनी है। ऐसा नहीं है, 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम आया जो 1781 का था, अमेंडमेंट एक्ट। तो उससे भी इन्होंने कुछ त्रुटियां दूर करी, फिर भी काफ़ी समय लग गया, 8-9 वर्ष का समय लगा 1781 के अधिनियम को आने में भी। तो ऐसा क्या था, क्योंकि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो 2-3 साल तो उसको लागू करने में निकल गए, और धीरे धीरे उसकी कमियां आने लगी। और फिर जब धीरे इंग्लैंड यहाँ से बहुत दूर है, और वहाँ तक ये बातें पहुँची, सम्राट तक, संसद तक, तब उन्होंने पिट्स का इंडिया एक्ट के बारे में सोचा, और इसमें भी काफ़ी समय लगा, इसलिए 11 वर्षों का समय इसमें लग गया। आइए पिट्स का इंडिया एक्ट जानने से पहले जानते हैं कि 1781 में क्या क्या संशोधनात्मक अधिनियम जो आया उसमें क्या क्या बदलाव किए गए। एक छोटा सा अधिनियम था, इसमें जो है कुछ उपचारार्थ तथा अनुपूरक कानून बनाए गए। इसमें जैसे कंपनी के जो अधिकारी थे, शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए अब वे उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए। पहले कंपनी के जो अधिकारी थे, जो शासन के रूप में कार्य करते थे आधिकारिक तौर पर, उसको न्यायालय देखता था, और इनमें बड़ा टकराव चल रहा था। तो उसको उनको अब उच्चतम न्यायालय से बाहर कर दिया गया। अब उन्हें कौन देखेगा, उसके लिए 1784 में इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाई गई बड़े अधिकारियों के लिए, कि उनको भैया इंग्लैंड में कोर्ट देखेगी, इसके बाद सम्राट देखेगा उनके मामलों को। और न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी स्पष्ट कर दिया गया। उस समय गवर्नर जनरल की परिषद और न्यायालय का क्षेत्र जो है स्पष्ट नहीं था, दोनों में टकराव हो रहा था, वो भी लगभग स्पष्ट कर दिया। और कलकत्ता के सभी निवासियों पर उच्चतम न्यायालय का अधिकार लागू कर दिया गया। और भैया तीसरा ये करा गया कि जो प्रतिवादी होंगे उन्हीं का कानून वहाँ पे लागू होगा। पहले स्पष्ट नहीं था कि भी कौन से कानून से कोर्ट चलेगा, तो अब ये भी स्पष्ट कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय आदेश लागू करते समय अब भारतीय रीति रिवाज और सामाजिक धार्मिक नियमों का ध्यान रखेगा। ये भी 1781 के अधिनियम में कहा गया। और प्रांतीय न्यायालयों से अपील पहले सुप्रीम कोर्ट जाती थी, परंतु अगर सुप्रीम कोर्ट जाने में कोई दिक्कत है तो अब सीधे गवर्नर जनरल के परिषद के पास भी जा सकती थी। तो ये भी एक इसमें बदलाव कर दिया। अब जो भी नियम गवर्नर जनरल जो प्रशासन के लिए बनाते थे, क्योंकि प्रशासन का पूरी तरह जिम्मेदार तो गवर्नर जनरल था, तो अब वो जो नियम कायदे बनाते थे पहले उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करवाना पड़ता था, परंतु अब उसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 1781 के अधिनियम में कहा गया। छोटी छोटी बातें थी, परंतु इससे काम नहीं बना और दिक्कत आती रही। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पिट्स, ये तो इसके कुछ वो थे कि कारण कि भैया इससे पहले 1781 के अधिनियम में क्या क्या हुआ। अब 1784 का जो अधिनियम बना, वो उसके जो मुख्य कारण थे उन्हें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला कारण है परवर समिति तथा गुप्त समिति की रिपोर्ट। ये परवर समिति और गुप्त समिति क्या थी, तो परवर समिति और गुप्त समिति ये थी कि जो भैया जो उच्चतम न्यायालय तथा बंगाल परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद थी वहाँ पे, और उच्चतम न्यायालय बनाया था सुप्रीम कोर्ट 1773 में। तो उनके जो आपसी संबंध थे क्षेत्र
स्पष्ट नहीं था, उनमें बार बार टकराव हो रहा था। अब आप कहेंगे 1781 में तो स्पष्ट कर दिया गया था। हाँ जी, कर दिया गया था, फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आपस में टकरा रही थी, और उससे पहले ही ये परवर समिति का गठन कर दिया गया और उच्चतम न्यायालय तथा बंगाल परिषद के आपसी संबंधों के विषय में इसको जांच सौंपी गई कि परवर समिति ये जांच करेगी। और गुप्त समिति ने क्या किया? गुप्त समिति ने मराठा युद्ध के कारणों की जांच की। 1782 में जो मराठा युद्ध हुआ उसके कारणों की जांच गुप्त समिति ने की। और इसी समय जो मराठा युद्ध से कंपनी की हालत बिगड़ गई, उसने 10 लाख पौंड का एक ऋण और मांगा। इससे पहले 1773 में मांगा था, 73 से पहले मांगा था। अब इसमें भी इन्होंने 82 में एक ऋण और मांगा। तो वही घटना दोबारा घट गई और संसद को फिर इन पे शक हो गया कि अब कंपनी फिर घाटे में जा रही है, इसकी जांच करनी चाहिए। तो गुप्त समिति ने भी मराठा युद्ध के कारणों की जांच की, ऐसा क्या कारण हो गए कि जो मराठा युद्ध करना पड़े। अब रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियाँ क्या कहती। पहला, गवर्नर जनरल का निर्बल हो जाना, क्योंकि गवर्नर जनरल निर्बल था। परिषद के जो 4 सदस्य थे उसमें से 3 एक तरफ हो जाते थे और अपनी बात को मनवा लेते थे। न्यायालय कानून कार्य किस कानून से होना है, ये भी कि अब स्पष्ट नहीं था। पहले 1781 में कर दिया गया था, पर इसमें भी इस बात को लागू कर दिया गया कि भाई न्यायालय अब किस कानून पे चलेगा। अब देखते हैं न्यायालय तथा परिषद का अधिकार क्षेत्र तय न होना। न्यायालय इस पिट्स इंडिया एक्ट में न्यायालय तथा परिषद का, गवर्नर जनरल की परिषद का जो अधिकार क्षेत्र था वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। भैया आपके ये क्षेत्र हैं, आप अब इनमें टकराव की जो संभावना थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई। राज्य सरकार का कंपनी पर नियंत्रण न होना। जो राज्य सरकार थी, गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसका कंपनी पर नियंत्रण नहीं था। जो कंपनी के अधिकारी थे, क्योंकि जो गवर्नर जनरल था वो तो प्रशासक मात्र था ना, तो वो उनका भी अब कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया पिट्स के इंडिया एक्ट की अंतर्गत। डायरेक्टरों का सेवकों पर नियंत्रण न होना। देखिए, एक तो आपने पढ़ा था स्वामी मंडल, और डायरेक्टर था जो कंपनी पर नियंत्रण करेंगे। ये 24 डायरेक्टरों की एक कमेटी गठित की गई थी। तो ये नियंत्रक मंडल था डायरेक्टरों का। ये जो उसके नीचे सेवक थे, कंपनी के लिए व्यापार करते थे, उन पर जो है नियंत्रण नहीं था। इसकी ओर भी इसमें ध्यान दिया गया। गवर्नर जनरल का परिषद पर नियंत्रण नहीं था। ये शुरू से यही बात आ रही है कि गवर्नर जनरल का परिषद पर नियंत्रण नहीं था, उसके लिए भी पिट्स इंडिया एक्ट में कार्य किया गया। गवर्नर जनरल का मुंबई मद्रास पर नियंत्रण नहीं होना, क्योंकि जो मुंबई और मद्रास था वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत नहीं आ रहे थे। उन पे पूरा नियंत्रण गवर्नर जनरल का नहीं था, क्योंकि गवर्नर जनरल तो कलकत्ता में बैठता था और जो मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वो अपने मन से कार्य कर रही थी। इसको भी इसमें देखा गया। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद द्वारा बनाए गए कानूनों का न्यायालय में लागू करना उच्चतम न्यायालय की इच्छा पर। यह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी कानून गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बनाती थी वो उच्चतम न्यायालय में पंजीकृत करवाना पड़ता था, परंतु वो उच्चतम न्यायालय की इच्छा पर था, क्यों कई बहाने बनाकर वो उसको टाल देते थे। जो उच्चतम न्यायालय की मुख्य जज थे वलीजा पे, उसमें और वारेन हेस्टिंग में टकराव चल रहा था पहले से ही। तो ये बातें तो हो गई कि क्या क्या कारण थे। अब देखते हैं कि इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा। इसका नाम तो इंडिया संशोधनात्मक एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट 2 या इस तरीके से कुछ और भी पढ़ सकता था, परंतु इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि गुप्त समिति के जो अध्यक्ष थे डंडास, उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया था कि भैया जो ये थे ये बड़े साफ दिल के आदमी थे डंडास, और ये इनका मानना था कि कंपनी भारत में बहुत कुछ गलत कर रही है और उनको उसमें सुधार होना चाहिए। तो परंतु गुप्त समिति के जो अध्यक्ष थे डंडास, इनकी रिपोर्ट को, विधेयक को, इनका जो विधेयक था, ये एक्ट लाने के लिए इन्होंने एक विधेयक दिया था संसद में ब्रिटेन की, वो अस्वीकार हो गया। और परंतु इनके विधेयक देने से, विधेयक प्रस्तुत करने से वहाँ की संसद को एक प्रेरणा जरूर मिली
इसके बाद फॉक्स का इंडिया बिल 18 नवंबर 1783 को आया। फॉक्स कौन थे? फॉक्स जो हैं वहाँ पर इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, और फॉक्स की मिलीजुली सरकार चल रही थी। तो फॉक्स ने श्रेय लेने के लिए अपने नाम से इंडिया बिल प्रस्तुत किया, और फॉक्स ने भी अपने बिल में ये कहा कि भाई कि सरकार, कंपनी सरकार की शोचनीय स्थिति है और वहाँ बहुत गड़बड़ हो रही, क्योंकि उस समय वो ऋण मांग रही थी 10 लाख रुपए का, और तभी तभी मराठा युद्ध हुआ था। यह बिल इस बिल में जब फॉक्स ने कहा कि यह बिल कंपनी के राजनीतिक तथा सैनिक शक्ति 7 आयुक्तों के मंडल को सौंपने की इसमें वकालत की गई कि भैया कंपनी के जो सारे जो राजनीतिक और व्यापारिक मामले हैं वो 7 आयुक्तों के बोर्ड को सौंप दिए जाएं। सैनिक और राजनीतिक मामले और व्यापारिक कार्य को उनके 9 सहायक मंडलों को, उपनिदेशकों को एक सहायक मंडल बनाया जाए 9 आदमियों का, और व्यापारिक कार्य उनको सौंप दिए जाए। इस बिल से कंपनी का जो राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त हो जाती, ये फॉक्स ने अपने इंडिया बिल में दिया था। परंतु ये बिल पास नहीं हो पाया। क्यों? जबकि सरकार में फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ की मिलीजुली सरकार थी, फिर भी ये बिल पास नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्वामी मंडल तथा संचालक मंडल के स्थान पर जो 7 कमिश्नर मंडल लंदन में स्थापित करने थे, और इसी मंडल को भारतीय प्रदेशों तथा उसके राजस्व का प्रबंध करने का अधिकार दिया गया था, तथा कंपनी के समस्त कर्मचारी को नियुक्त व पदच्युत करने का अधिकार भी इसी 7 कमिश्नर मंडल को दिया गया था कि वही कंपनी के अधिकारियों को रखेगी और वही उनको हटा सकती है। और ये भी कहा गया ये जो 7 कमिश्नरों का मंडल बनाया जाएगा, इसकी बैठक लंदन में होगी, और इस पर जो नियंत्रण होगा वो संसद का होगा। तो जो संचालक मंडल था और जो स्वामी मंडल था वो बिल्कुल बेदखल कर दिया जाता इसके फॉक्स के विधेयक के अनुसार, और इस मंडल की नियुक्ति संसद द्वारा होती, और सहायक निदेशकों की नियुक्ति भी जिनको सहायक जो 9 उप निदेशक का मंडल बनाते, सहायक निदेशकों का जो व्यापारिक मामले देखते, उनकी नियुक्ति भी संसद ही करता। तो इस वजह से जो स्वामी मंडल और नियंत्रक मंडल थे, क्योंकि स्वामी मंडल बहुत बड़ा था, वो बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ था इस कंपनी में, और तो इसकी वजह से, और वो जनता में से भी थे और राजनीति में से भी वो लोग थे, बड़े बड़े पदों से भी लोग थे जिनका पैसा कंपनी में लगा हुआ था, वो सब विरोध में आ गए। और तो क्या हुआ कि जब सब विरोध में आ गए, जनता विरोध में आ गई, तो जो इंग्लैंड के नरेश थे उस समय, जॉर्ज तृतीय, तो उन्होंने विशेष रूप से व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप किया, और यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत हो गया। और इसका फल ये हुआ कि जब विधेयक ही अस्वीकृत हो गया, तो संसद में लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की जो मिलीजुली सरकार थी उसको त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला और अंतिम मामला है, आप ध्यान दीजिए कि यह पहला और अंतिम मामला है जब अंग्रेज सरकार भारतीय मामले पर टूटी। किसी भारतीय मामले पर ब्रिटेन में सरकार ही गिर गई। इसके बाद जनवरी 1784 में पिट प्रधानमंत्री बने, जिनके नाम पर यह इंडिया एक्ट है। तो उन्होंने एक नया विधेयक प्रस्तुत किया। अब ये पुराना वाला फॉक्स का तो छोड़ दीजिए, अब उन्होंने नया विधेयक प्रस्तुत किया। उस नए विधेयक को अगस्त 1784 में पारित कर दिया गया। इस वजह से इस विधेयक का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। अगर फॉक्स पारित करते तो फॉक्स इंडिया बिल, क्योंकि ये बिल ही 3-4 आदमियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डंडास ने करा, फॉक्स ने करा, पिट्स ने करा। तो जबकि फॉक्स वहाँ की मंत्रिमंडल में थे और पिट जो है स्वयं प्रधानमंत्री थे, तो ये बिल जो है वहाँ की संसद में घूम रहा था, कभी कोई पेश कर रहा था, कभी कोई। तो एंड में जो पिट्स जो हैं सफल हुए, तो इसलिए पिट्स के नाम पर इस बिल का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया। तो यह बात आपको समझ में आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आगे देखते हैं। तो जनवरी 1784 में पिट प्रधानमंत्री बन गई है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट हो गया 1784 में। अब जो फॉक्स और पिट्स के बिल में क्या अंतर था? देखिए, फॉक्स ने भी बहुत अच्छा बिल बनाया था, वो तो कंपनी का संरक्षण को बिल्कुल ही समाप्त करने पे तुले हुए थे। तो बिल में केवल लगभग बिल तो समान था फॉक्स और पिट्स का,
बिल लगभग समान थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि फॉक्स के बिल में कंपनी का जो संरक्षण था वो समाप्त कर दिया जाता, क्योंकि स्वामी मंडल और नियंत्रक बोर्ड सबको बिल्कुल किनारे करके पूरा कंपनी जो है सरकार के अंडर में आ जाती और सारा सब कुछ वहाँ की संसद ही देखती। परंतु पिट्स के बिल में कंपनी का संरक्षण जारी रखा गया। ये सिर्फ इतना अंतर था पिट्स के और फॉक्स के बिल में। अब देखते हैं जो पिट्स का इंडिया बिल आया उसकी धाराएं क्या क्या थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, तो इसमें एक चीज़ करी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहले आपने दो चीज़ देखी होगी, स्वामी मंडल था, नियंत्रक मंडल था, गवर्नर जनरल की परिषद थी, काउंसिल थी, तीन चीज़ें थी। परंतु अब एक नई चीज़ आ गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन किया गया, ये सबसे बड़ा, सब कुछ इसके हाथ में दे दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर अधिकार ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों में इससे नियंत्रण बढ़ गया। कंपनी के व्यापार को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामले इस नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें जो है 6 सदस्य थे। एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ये वहाँ के वित्त मंत्री थे लंदन के। एक राज्य सचिव, जो बाद में भारत राज्य सचिव के नाम से जाने जाएंगे। इस समय एक ये राज्य सचिव के नाम से जाने, 2 व्यक्ति हो गए बड़े बड़े, और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। कुल मिलाकर 6 सदस्य थे। और ये 6 सदस्य ही अब पूरा सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामले देखने थे, केवल व्यापारिक मामले छोड़कर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी आदेश देता, वो जो इनका स्वामी मंडल था वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यह नियंत्रक मंडल को जो भी आदेश देता वो उसको करने पड़ते। अब स्वामी मंडल को एक तरह से किनारे कर दिया गया, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे कंपनी को नुकसान हो, तो स्वामी मंडल सम्राट के पास अपील कर सकता था। तो सम्राट उस बात को देखता और उसको सुधार करता। अब यहाँ पर एक 3 डायरेक्टरों की गुप्त समिति भी बना दी गई। नियंत्रक मंडल तो पहले से था, वो 24 व्यक्तियों का एक नियंत्रण मंडल था, परंतु उसमें से 3 डायरेक्टरों को, 3 नियंत्रकों को एक गुप्त समिति बना दी गई कि अगर भारत को बोर्ड के जो इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी मुख्य आदेश भारत भेजने के लिए इन 3 डायरेक्टरों की गुप्त समिति एक बना दी गई कि भैया आप जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल मुख्य आदेश देगा सीधे भारत भेजें, ना कि स्वामी मंडल के पास जाएंगे, ना नियंत्रक मंडल के। ये 3 इनकी एक अलग ही समिति बना दी। तो एक काम तो ये कर दिया, 2 चीज़ें इनके ऊपर बिठा दी। और अब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी भारत में, उसमें 4 सदस्यों की जगह 3 सदस्य कर दी, क्योंकि उसमें होता ये था कि 4 में से 3 सदस्य अलग हो जाते थे और वो अपनी बात मनवा लेते। और गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दे दी गई, यानी अगर वोटिंग बराबर भी हो जाए तो आप उसको रद्द कर सकते हो निर्णय को और अपनी बात को मनवा सकते हो। तो वीटो पावर आ गई। मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल के अधीन कर दी। अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो थी, जहाँ गवर्नर जनरल बैठते थे, अब मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को पूरी तरह से कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत करते हैं। यानी आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे कभी भी। जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें धारा 9 में ये कहा गया था कि भाई अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको मजबूरी होकर आक्रमण करना पड़े अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए, तो आप युद्ध कर सकते हैं बिना गवर्नर जनरल को बताने के लिए। तो वो हर बार यही कहते थे कि जी ऐसी स्थिति आ गई, हमें युद्ध करना पड़ा। परंतु अब ये कहा गया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के, उनको आपको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। और इसमें एक और करा गया कि भविष्य में केवल संशरावित सेवक ही गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य होंगे। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो बना गया वो ही नियुक्त करेगी गवर्नर जनरल की परिषद के अब ये 3 सदस्यों को, वो भी अनुबंध के आधार पर। ऐसा नहीं है कि नियंत्रक मंडल ने कर दिया, डायरेक्टरों ने, स्वामी मंडल ने कर दिया और उनको परिषद में भेज दिया। अब बाहर के सदस्य कोई नहीं आएंगे, केवल बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही इनको भेजेगा। नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकार आदेश को स्वामी मंडल लंबित नहीं कर सकते। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्वामी मंडल है जिनका पैसा लगा हुआ कंपनी में,
वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेश को रद्द नहीं कर सकता। हाँ, सम्राट के पास फरमाश जरूर कर सकता है। ये हो गया। अब इससे हुआ क्या देखो, सबसे ऊपर सम्राट है, फिर संसद, सबसे ऊपर सम्राट, फिर संसद, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बैठा दिया गया और इसके साइड में 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति। अब स्वामी मंडल जिनका पैसा लगा हुआ है, कंपनी के डायरेक्टर जो कंपनी का नियंत्रण करेंगे, कंपनी का संचालन करेंगे, वो भारत में प्रशासक मंडल, यानी भारत में जो गवर्नर जनरल और उसकी 3 आदमियों का प्रशासक मंडल, ये हो गए भैया। सबसे ऊपर बैठा दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो ये चीज़ें इसमें कर दी गई। तो ये आया पिट्स का इंडिया एक्ट। अब इसके अधिनियम पर हम विचार करते हैं कि इस बोर्ड का जो राज्य सचिव है वो बाद में बनेगा भारत राज्य सचिव। अब जो है इसका महत्व क्या है बिल का, पिट्स के इंडिया एक्ट का। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के संविधान में 2 मुख्य परिवर्तन हैं। पहला यह कि इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बन गया जिसे नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। नियंत्रक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और उसका मुख्य कार्य डायरेक्टर की नीति को नियंत्रित करना था। यानी सब कुछ वही है, तो पहले ही इसमें आ चुका है। और इस प्रकार शासन की दोहरी प्रणाली इसमें चल गई। अब दोहरी प्रणाली भी हो गई, एक कंपनी द्वारा और दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा। कंपनी भी शासन चला रही है, उधर दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी चला रहा है, और ये जो है 1858 तक चलता रहेगा। अब नियंत्रण बोर्ड को प्रशासन का जो स्वतंत्र अधिकार था वो समाप्त हो गया। जो डायरेक्टर थे स्वामी मंडल थे, उनका जो उन्होंने एक नियंत्रक मंडल बनाया था, उसका स्वतंत्र अधिकार अब समाप्त हो गया, क्योंकि उन्हें अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो कंपनी के सभी कागजात देख सकती थी, केवल व्यापारिक आदेशों को छोड़कर शेष सभी आदेशों पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्वीकृति आवश्यक थी। और जो आवश्यकता पड़ी तो नियंत्रण बोर्ड अपना आदेश डायरेक्टरों की गुप्त समिति को भी भेज सकता था। अब जो क्या था कि अगर जो नियंत्रण बोर्ड था जो स्वामी मंडल ने बना रखा था कंपनी के संचालन के लिए, तो अगर कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो वो गुप्त समिति को अपना आदेश भेज सकता था, और गुप्त समिति चाहेगी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेश लेके उस पर कार्रवाई करेगी। तो ये चीज़ थी। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना इसमें वो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये देखिए कि जो पिट्स का इंडिया एक्ट है वो 1858 तक कार्य करेगा, बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से। तो ये पिट्स का इंडिया एक्ट में सभी महत्वपूर्ण बातें लगभग मैंने आपको बता दी हैं। और आपसे मेरा अनुरोध है लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब का प्रिय हाथ जोड़कर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।